हेलो एवरीवन। 28 मई आज है और मेरे पास 3 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले कोट्स देख लेते हैं आज का। तो आज का कोट्स है कि अल्लाह डज नॉट लुक एट योर अपीयरेंस और योर प्रोसेसन बट ही लुक एट योर हार्ट। तो ईश्वर आपके चेहरा को नहीं देखता, ईश्वर आपके शारीरिक ढांचे को नहीं देखता, ईश्वर आपके पास आपके माल को नहीं देखता, ईश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने हैंडसम हैं और कितना खूबसूरत है, बल्कि ईश्वर आपके हार्ट को देखता है, आपके दिल को देखता है कि आपका दिल में क्या है, आप दिल से कैसे इंसान हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये मैसेज हम सभी के लिए कि अपने शरीर को खूबसूरत बनाने से बेहतर, अच्छा बनाने से बेहतर अपने दिल को खूबसूरत बनाएं, अपने हार्ट को अच्छा बनाएं, दूसरों के लिए प्यार रखें, दूसरों के लिए हमदर्दी रखें, दूसरों के लिए अच्छाई रखें, दूसरों के साथ जो है कोऑपरेशन, रिलेशन, एक अच्छा संबंध स्थापित करें। तो ये हमारा दिल में अगर प्यार होगा, दिल के अंदर अगर ये नफ़रतें और ये सब चीज़ें, गंदगी नहीं होगी तो मोहब्बतें बढ़ेगी। तो ईश्वर भी हमारे दिल को ही देखता है, हमारे दिल को ही देखता है। हमारे दिल के अंदर जो, हार्ट के अंदर जो ईमान होता है, वही ईमान से हम वो काम करते हैं जो हमें कर्म कहते हैं, जिसे हम अच्छा कर्म कहते हैं। अच्छा कर्म वही होता है जो इंसान के अंदर बसता है। अच्छा कर्म दिखावा नहीं होता। अच्छा कर्म ये नहीं होता कि आप कुछ वक्त के लिए किसी के सामने एक्ट कर ले। अच्छा कर्म वो होता है जो इंसान के दिलों में वास करता है, मनुष्य के हृदय में तड़प होती है, एक सामने वाले के लिए मोहब्बत होता है, तो वो निकल करके आता है। तो ईश्वर भी वही देखता है, आपके हार्ट को देखता है। तो आई होप कि आपको ये कोर्स समझ में आया और अच्छा भी लगा होगा। तो जीएस पेपर 3 में ये काम आएगा 10 सवाल। तो देखिए टॉपिक क्या है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो टॉपिक ये है कि हमारे पश्चिमी भारत में लोकस्ट का, टिड्डों का एक ज़बरदस्त बड़ा अटैक खेतों पर हुआ है। तो आप कहेंगे टिड्डों का अटैक हुआ है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है। जब एक बहुत ही भारी तादाद में टिड्डों का अटैक हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक रिसर्च के मुताबिक, नुकसान आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ, एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया था कि अगर एक बहुत बड़ी तादाद अगर टिड्डों की अगर अटैक कर दी जाए एक फील्ड के ऊपर, तो तकरीबन एक दिन में 35,000 लोगों के खाने के बराबर भोजन को जो है बर्बाद कर सकती है, उसको खा सकती है। 35,000, समझ रहे? तो समझ में आ रहा है कितना बड़ा नुकसान है। तो चलिए ठीक है। तो अब देखिए ये टिड्डे आते कहाँ से हैं, मतलब ये पश्चिमी भारत में हमारा टिड्डों का अटैक हुआ। आप नक्शा में जाके देखिएगा कि जो मडागास्कर हो गया और जो ईस्टर्न अफ्रीका है, ईस्टर्न अफ्रीका का इलाका है, वहीं पर मडागास्कर के आसपास का जो इलाका है और उसके बगल में कुछ और देश हैं, आप उसमें नक्शा में जाकर के आप देखिएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होकर के और हमारे एरिया में जब मानसून आने लगता है, जून के महीना में जब मानसून आने लगता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो वहाँ की टिड्डे होती है वो हमारे हवा के बहाव से जो है हमारे पश्चिमी भारत की तरफ जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो वो मानसून आते ही वो टिड्डुओं का जो है एक बहुत बड़ा जो है अटैक हमारे देश में जो है होना शुरू हो जाता है। तो पहले भी होता था, लेकिन ये बहुत मामूली सा होता था। लेकिन इस बार ये जो अटैक हुआ ये बहुत ही बड़ा कहा जा रहा है। और जब तक जैसे कि ये अटैक इतना ज़्यादा बड़ा है कि जैसा कि आपको एग्जांपल दिया गया है कि एक दिन में 35,000 लोगों के खाना बर्बाद कर सकता है, भोजन बर्बाद कर सकता है, खेतों को बर्बाद कर सकता है ये टिड्डे। तो देखिए पहले एक साइकिल बताया जा रहा है कि पहले तो कोविड-19 और दूसरा हमारे पूर्वी भारत में जो साइक्लोन का डिकेट्स रहा, जो अम्फान साइक्लोन आकर के इतनी बर्बादी की, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बादी की। अब फिर उसके बाद अब पश्चिमी भारत में टिड्डों का अटैक, राजस्थान, गुजरात
मध्य प्रदेश, भारत में हमारे टिड्डों का अब अटैक। तो इस तरीके से ये तीनों को कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से जो है जलवायु परिवर्तन से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है एक रिसर्च होनी चाहिए कि जो अभी स्थिति जो हमारी चल रही है, ये जो ख़ासतौर से इंडियन ओशियन की, हमारे हमारे इस इलाके की, इंडियन ओशियन की, तो इस पर ये चीज़ जो है दिखना चाहिए कि जिस तरीके से ये मतलब जो बर्बादियों का मतलब एक सिलसिला चलता चला आ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ हमारा पूर्वी भारत जो है साइक्लोन की वजह से बरसों से जो है वहाँ पर साइक्लोन आते रहा है और बर्बादी होती रही है, और पश्चिमी भारत में हमारे टिड्डियों का जो है अटैक बराबर रहता है और इससे खेती बाड़ी को बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये अटैक के लिए जो है हमारा एक वार्निंग ऑब्जेक्शन भी है, वार्निंग सिस्टम भी बनाया गया है, जैसे कि लोकस्ट वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, और ये जोधपुर में है लोकस्ट वार्निंग। ठीक है, तो इसका ये बनाया गया है लोकस्ट के वार्निंग को बताने के लिए। और पहले पिछला इतिहास देखा जाए तो अब तक 1964 से लेकर के 1997 तक 13 बार ऐसा टिड्डियों का अटैक हो चुका है जो बहुत बड़ी तादाद में हमारे खेत खलिहान को बर्बाद कर गया। ठीक है, 13 बार 1964 से 1997 तक। तो ये आउटब्रेक ईस्टर्न अफ्रीका से होता है और इसके वजह से ये बर्बादी आ जाती है। तो देखिए एक एक्ट है, ये एक्ट है द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीज एंड नॉक्सियस वीड्स एक्ट 1949। देखिए ये एक्ट्स में क्या है कि 14 साल के तक का नागरिक, कोई भी बच्चा, वो अगर कोई भी खतरा किसी स्टेट में किसी स्थान पर अगर कोई खतरा उसको महसूस होता है और उसको लगता है कि ये आगे चल के ये खतरा किसी और जगह पर जाकर के बर्बादी ला सकती है और उसको ये खबर हो गई, तो उसको चाहिए कि ये खबर वो जिला कलेक्टर को डीएम तक वो ट्रांसफ़र करे, उसको बताए और बताने के बाद जो है इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। यानी कि देखिए बड़ा अजीबोगरीब ये कानून है कि 14 साल के बच्चे तक से जो है कॉपरेशन का यहाँ पर सवाल है। 1949 एक्ट, ये पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज। तो देखिए ये वजह क्या है, मतलब ऐसा ही स्थिति बनने से पहले देखिए, अभी देखिए कि हमारे जो ये इलाका है, इंडियन ओशियन का जो इलाका है, जितने भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, तो ये जितने भी देशों के साथ जो है देखिए कॉपरेशन ना के बराबर है। अगर अफ़गानिस्तान ही जो है पहले पाकिस्तान को जो है अलर्ट कर देते कि टिड्डियों का अटैक होने वाला है, तो ये वार्निंग बहुत पहले मिल जाता। अगर पाकिस्तान पहले ही भारत को अगर ये वार्निंग सिस्टम बता देता तो इससे क्या होता कि तैयारियां करने में जो है थोड़ा सा उससे आउटब्रेक को रोकने में जो है एक बहुत बड़ा सहायता मिल जाता। तो ये कानून उसी तरह का है कि अगर कोई ऐसा चीज़ उसको खतरा आगे समझ में आ रहा है कि इससे नुकसान होने वाला है, तो 1949 का ये एक्ट है कि 14 साल के बच्चे के ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि वो सरकार की मदद करे, वो जिला कलेक्टर को संपर्क करे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिला कलेक्टर से संपर्क करने का 1949 में एक्ट दिया गया। इस एक्ट का एक और पहलू भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कितना ज़्यादा मतलब जो है उस वक्त की जो हमारे जो लीडर थे उन लोगों का जो इंस्पेक्शन कितना हायर था, कितना ऊंचा सोच रखते थे कि सरकार का एक बड़ा गवर्निंग बॉडी यानी कि डीएम, जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो 14 साल मतलब उसका बिहेवियर, उनका व्यवहार, उनका कॉपरेशन, पीपल टू पीपल कनेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि 14 साल के बच्चा भी चाहे तो उनसे संपर्क साध सके, 14 साल के बच्चा भी चाहे तो उससे बातचीत कर सके। और जो ये आउटब्रेक इस तरह का जब हो जाए, तो स्थिति पैदा हो, तो वो अगर उसको इस बात का आभास हो तो वो जा कर के वहाँ पर इसको बता सकता है। तो ये एक पहलू, इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। क्या आज ऐसी स्थिति है, क्या आज एक नागरिक जिला कलेक्टर या फिर डीएम के पास जो जा कर के वो इस तरीके से जो है वो पीपल टू पीपल टाइज जो है क्या इस तरीके से है, मतलब गवर्निंग बॉडी के साथ इस तरीके से टाइज है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ जो है एक पॉइंट और भी देखने की बात है। तो देखिए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इसमें भी एक सवाल है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब दूसरा टॉपिक है GS2 में काम आएगा, और ये टॉपिक है ए मूवमेंट टू ट्रस्ट द टीचर।
तो देखिए कि कोविड-19 का आउटब्रेक है, इसकी वजह से पढ़ाई के ऊपर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जो है बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ने की वजह से बहुत पीछे चले गए। और अब देखिए क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 15 जून से वो बोर्ड एग्ज़ाम जो है शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होगी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। जो है सेंटर हम बढ़ा देंगे और एक रूम में 10 स्टूडेंट को बिठा कर के एग्ज़ाम लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और ये सब चीज़ें। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? चलिए आप मॉनिटरिंग कर लेंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि जब बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जमा होंगे तो वो आपस में एक दूसरे से तो बात करेंगे। कब तक आप उसको जो है इन मोमेंट को होने से रोक पाएंगे? वो परीक्षा देने के बाद भी बाहर होकर के गैदरिंग करेंगे, आपस में चिट चैट तो होगा ही। तो ये सब तो आप नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ टाइट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसके अंदर आप सब ठीक है, लेकिन ये बच्चे जो है ये आपको आप इनको नहीं कर पाएंगे, इन मोमेंट को आप नहीं रोक पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे एग्ज़ाम का स्थिति क्या हो गया है कि अब देखिए पढ़ाई तो हो ही नहीं। जो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, बच्चों की तैयारी तो ना के बराबर होगी। और अब जब जल्दी से एग्ज़ाम 15 जून तक के लिए जो है अनाउंसमेंट हो गया, अब बच्चे तमिलनाडु के क्या करेंगे? वो करेंगे ये कि वो जल्दी जल्दी स्टडी करना शुरू कर देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको पता है इस तरीके से वो किस बात पर फोकस करेंगे? क्या उनका स्किलफुल इंटेलिजेंस माइंड डेवलप्ड होगा? वो सिर्फ रटने रटाने पर फोकस करेंगे। वो चाहेंगे जल्दी से कौन सा सवाल परीक्षा में आने वाला है उनको जल्दी से रटा जाए और जा करके कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, वहाँ पर जल्दी से दिमाग में रख करके उसको वहाँ जल्दी रगड़ दिया जाए। तो इस चक्कर में क्या होता है, बच्चों के अंदर फियर होता है, ठीक है, सेक्रीफाइस होता है, सेल्फिश होता है, कॉम्पिटेट देखिए फियर ऑफ फेलिंग कि कहीं फेल ना हो जाए, इसका डर। सेक्रीफाइस ऑफ जो है उनको 15-15 दिन में कई सारा रट्टा मारना, तो उनके कई सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। और जो है कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाने का यह इरादा, और इस तरीके से एक तरह का मतलब कंपटीशन जो है होता है। और ये सब होने के बाद क्या होता है कि जो एजुकेशन का जो यथार्थ जो मतलब होना चाहिए, ये सब होने के बाद वो मतलब जो है उससे हम दूर निकल जाते हैं। तो ये एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो हमें ये एक प्रश्न है, देखिए होता क्या है कि देखिए हमारे एजुकेशन 10th के बाद देखिए क्या होता है कि जिस बच्चे का मार्क सबसे ज़्यादा आता है तो उसे कहा जाता है मेडिकल में जाओ, ठीक है, आप आईएएस की तैयारी करो, आप ये करो। जिस बच्चे का मार्क्स कम आता है, वो सेकेंड डिवीज़न हो गया, उसको कहा जाता है कि आप कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, ठीक है। तो फिर ये होता है, और जो थर्ड है या फिर जो केवल पास है तो उसको कहा जाता है कि आप पढ़ो ही मत, आपका आगे फ्यूचर नहीं है। तो हमारा सोसाइटी इस तरीके से बना हुआ है कि हम मार्क्स के आधारित यानी कि नंबर के आधारित जो है किसी के क्वालिटी और किसी के क्षमता को जो है तुलना करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये गलत है। किस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, मार्क्स किस वजह से उसको नहीं आया, ये इस पर कंसर्न है, इसको देखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनका मार्क्स बहुत कम मिलता है, और वो परीक्षा में जो रटने रटाने का जो प्रोसेस होता है, जो वो चीज़ में जो है वो जो है सक्षम नहीं हो पाते। उनका इंटेलिजेंसी स्किलफुल किसी और वे में होता है, किसी और जगह पर होता है। और जो है उसके ऊपर जब इस तरह का जब हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर बन जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एजुकेशन को हम उनके ऊपर थोपते हैं, उनके इच्छा अनुसार जो है बच्चों को डेवलप करने को हम नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एजुकेशन को लेकर जो हमारा मॉडल जो बन गया है, इसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों के चॉइस के हिसाब से उसको उसके फील्ड को चुनने का अधिकार देना चाहिए, ना कि उसके मार्क्स उसके नंबर के बेस पर, परसेंटेज के बेस पर कि उसका परसेंटेज जिस तरीके से है हम उस तरीके से उसके साथ जो है आगे लेकर के उनका फ्यूचर डिसाइड करें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये ओपेक सिस्टम है, ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है बच्चों के जो अंदर जो कहते हैं कि जो उनके अंदर जो अपना जो विचार होता है, अपना जो प्रैक्टिकल जो, अब क्या होता है देखिए आप समझिए, परीक्षा होता है, परीक्षा होने के बाद जो है क्वेश्चन, सपोज डेट एक क्वेश्चन हम आपको कहते हैं कि सपोज डेट अगर हम कहें कि आप व्हाट इज़ पुअरिटी, गरीबी क्या है इसको डिफाइन करें, डिफाइन पुअरिटी। तो आप बताइए अगर किसी बच्चे के पास पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए कोई और डेफिनेशन है
ठीक है। और एग्जामिनर ने उस क्वालिटी का जो आंसर है उसको, वो आंसर कीज की तरह जो है उसको जो है वो पहले से लिख करके तैयार रखे हुए हैं। अब वो एग्जामिनर चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, और ये आंसर तब तक हम उसको सही करेंगे या फिर नंबर ज़्यादा देंगे, वो कुछ बेसिक वर्ड जो आंसर में जो होता है, जो होना चाहिए, वो उस आधार पर जो है, जो पहले से उनके पास आंसर का जो जो कीज होता है उससे मैच करके वो क्वेश्चन को जो है, बच्चों के आंसर को जो है तुलना करके वो उनको मार्क्स देते हैं। तो आप देखिए इस ऐसे में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी क्या हो जाती है कि एक ही पैरेलल चीज़ जो है हमें जो है निकलता है कि सब बच्चे का मार्क्स हम सेम सेम करते हैं। बहुत मुमकिन है कि कोई बच्चा पुअरिटी को किसी और तरीके से डिफाइन किया हो, और बहुत मुमकिन है कि वो डिफिनीशन उस डेफिनेशन से अच्छा हो जो पहले से टीचर के पास जो क्राइटेरिया बना करके सही और गलत का जो क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। बहुत पॉसिबल है कि वो जो आंसर हो, किसी बच्चे ने ऐसा आंसर लिख दिया हो कि जो बिल्कुल उससे कीज से वो मैच ना करता हो, लेकिन वो आंसर पढ़ने में और समझने में और उसको डीपली जानने में उससे कई सारी चीज़ें जो है समझ में आती हो। तो इस तरीके से क्या होता है, उस बच्चे का आंसर जो है गलत कर दिया जाता है। तो हमें एक न्यू थाउट नहीं निकल के आता है, जो रटने रटाने का जो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बन जाता है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम जो बच्चे के अंदर जो क्वालिटी, जो उसके अंदर जो चॉइस होता है, जो आप कह लें कि इनर पावर जो कह लें, तो वो सब चीज़ जो है सब मर्ज हो जाता है। और फिर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है, इसमें सुधार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बात है। तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया। रोल सिस्टम ये चीज़ है, सिस्टम जो है बड़ा ही रोड है, समझ रहे बात। मैकेनिज्म क्वेश्चन बहुत सारा है, जैसा कि अभी मैं आपके सामने इतनी देर से बोल रहा था। तो डो नॉट टेल अस अबाउट द स्टूडेंट फ्यूचर डिपेंड अपॉन द लास्ट फ्यू डेज। कुछ ही दिनों के ऊपर जो है बच्चों का भविष्य तय हो जाता है, 15-20 दिन, महीना दिन, कि आप जो है रट्टा रट्टा मार के जल्दी जल्दी जो है उसको पेस्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद एक ठीक ठाक नंबर आप प्राप्त कर लीजिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो है एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए, अब जीएस पेपर 1 में ये काम आएगा, और ये टॉपिक है मिसअंडरस्टैंड रिवोल्यूशनरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनालिटी इशू। तो देखिए, ये सावरकर के बारे में ये आज का ये टॉपिक है। आज उनका जो है जन्मदिन है, 137वां जन्मदिन है उनका। तो देखिए, आज मैं ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि सेंटर में जो पार्टी है वो सावरकर से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है, तो उनके बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आज उनका एनिवर्सरी है, 28 मई 2020। और इनको कहा जाता है कि देखिए, सावरकर के बारे में पहले आप समझिए कि इनका और अंबेडकर साहब का, ये दो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के आदमी थे। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, जैसे कि सावरकर जो है कहा जाता है कि वन सेक्शन के हित की बात ज़्यादा करते थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। और उसी तरीके से अंबेडकर साहब भी जो है ख़ास तौर से जो है दलितों के लिए, मार्जिनल सेक्शन के लोगों के लिए जो है बहुत सारे रिफॉर्म करते हैं और बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। तो इस तरीके से दोनों का जो एक अलग अलग फील्ड से अपोजिट, यानी कि दोनों का एक्सट्रीम जो है, दोनों का विचार जो है काफ़ी अलग था, लेकिन कई सारे मामलों में, यानी कि कई सारे बातों में दोनों का विचार बिल्कुल सेम था, बहुत सेम था। जैसे कि उनको कहा जाता है कि कई बार जो है अंबेडकर साहब को सावरकर ने कोट किया कि ही इज़ एडवोकेटिंग सोशल रिफॉर्म, हारमोनी। ये सब चीज़ें उन्होंने अंबेडकर साहब के लिए उन्होंने कहा कि आप जो है सामाजिक जो है सुधार और समाज के बीच में एक दूसरे के लिए हारमोनी और रिफॉर्म का काम करते हैं, और उनकी तारीफ इस तरीके से की। 1883 और 1924 के एक बुक में उन्होंने एक किताब लिखा था, 1883 से 1924। उन्होंने कहा था कि राइट अबाउट वननेस। उन्होंने कहा था कि लोगों को ये जो आपसी जो कास्ट हो गया, रिलीजियस भेदभाव हो गया, और जो अनटचेबिलिटी हो गई, जो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब के ऊपर उठना चाहिए और एक वननेस होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए लोगों के अंदर।
ये चीज़ के बारे में उन्होंने उसमें कहा था। और इसमें फिर उन्होंने अम्बेडकर साहब की तारीफ़ की थी कि ये जो है सोशल रिफॉर्म का काम करते हैं और दबे कुचले लोगों के लिए जो है आवाज़ बनते हैं। तो प्रिफर्ड तो इनका देखिए अभी क्या है कि सावरकर को भी जो है बहुत नैरो माइंड में लिया जाता है। इनके बारे में भी आपको ज़्यादा स्टडी करना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए। ऐसा इंसान थे, ऐसा नहीं थे कि बिल्कुल नैरो माइंड के थे। आप नैरो माइंड से अगर सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है। ये भी जो है प्रेफर्ड करते थे, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने की कोशिश करते थे, इनको आगे लाकर इस हिसाब से वो चाहते थे कि सोसाइटी हो साइंटिफिक टेम्पर और हो रीजनिंग हो रिलीजियस कस्टम, ये सब जो है भेदभाव थोड़ा बहुत जो बढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ जो है रीति रिवाज में कुछ रिफॉर्म की ये बात करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद थे। और कास्ट के लिए कास्ट के जो कास्ट सिस्टम का जो अभी सोसाइटी उस वक्त बना हुआ था उसके ऊपर भी ये इनको पसंद नहीं करते थे, डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं करते थे, अनटचेबिलिटी पसंद नहीं करते थे और फॉरेन ऑक्यूपेशन को पसंद नहीं करते थे। यानी कि विदेशी लोग जो भारत के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो ट्रेड करके भारत के संसाधनों को दोहन, ये सब चीज़ों के खिलाफ इन्होंने जम कर के लिखा भी। तो ये था, तो इनके विचार को जो है समझना चाहिए, इनको भी थोड़ा सा रुक करके ठहर करके समझने की ज़रूरत है। इन्होंने देखिए सुधार को लेकर के कुछ बातें जो इन्होंने कही थी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वेदोक्ताबंदी। वेदोक्ताबंदी यह था कि जो वेदों में जो कुछ रिफॉर्म किया जाना चाहिए, वेदों के अंदर बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से कहना था कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है जो आ गई है, ये वेदों का मंत्र नहीं है बल्कि डाल दिया गया है, तो इसके अंदर रिफॉर्म की ये बात करते थे। व्योसाबंदी, ये व्योसाबंदी ये था, क्या था, हाँ ये थोड़ा मेरे दिमाग से निकल रहा है, क्या था ये, खैर आप इसको देख लीजिएगा, जाने दीजिए। समुद्राबंदी ये था कि ये कहते थे कि जो समुद्र के, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि समुद्री सफ़र करने का जो है पाबंदियाँ थी और जो है लोग जो है कहा जा रहा था कि आप समुद्र सफ़र करेंगे तो आपका धर्म नाश होगा। तो समुद्रबंदी ये चीज़ों के खिलाफ इन्होंने ये कहा कि ये चीज़ें जो है रिफॉर्म होना चाहिए। शुद्धिबंदी यानी कि एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्जन होना, इसके खिलाफ ये कहते हैं। रोटीबंदी कि खाने पीने में भेदभाव नहीं करना, एक दूसरे के साथ अगर खाना पड़ जाए किसी भी व्यक्ति के साथ तो ये चीज़ नहीं होता। बेटीबंदी, एक दूसरे के बीच में जो है विवाह करना, मतलब एक कास्ट का दूसरे कास्ट के साथ, तो ये सब चीज़ों को ये रिफॉर्म करने की बात जो है करते थे। व्योसाबंदी ये मेरे दिमाग से निकल गया, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आप सावरकर से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो ये सब आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये सब रिफॉर्म की ये बात करते थे। 1920 में अपने भाई नारायण राव को ये एक लेटर लिख रहे थे। लेटर में उन्होंने लिखा था कि इन्होंने कहा कि अब वक्त है कि कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेटरी और अनटचेबिलिटी के खिलाफ अब विद्रोह होना चाहिए, एकरूपता आनी चाहिए समाज के अंदर। और ये चीज़ की बात इन्होंने नारायण राव अपने भाई को एक लेटर में इन्होंने लिखा था। तो इस तरीके से जिस तरीके से सावरकर को आज देखा जाता है नैरो माइंड से, उस तरह के भी ये आदमी नहीं थे। इसके बारे में भी थोड़ा देखना चाहिए। और इन पर कहा जाता है कि इन्होंने टू नेशन थ्योरी को जो है सबसे पहले सावरकर जी ने ही ये टू नेशन थ्योरी के बारे में इन्होंने कहा था। 19th हिंदू महासभा सेशन में इन्होंने कहा था, स्पीच में जब अध्यक्ष जब स्पीच सभा संबोधित कर रहे थे 19वां हिंदू महासभा, उसमें इन्होंने कहा था टू नेशन थ्योरी का जिक्र इन्होंने बारे में जो है इनसे ये रिलेट किया जाता है। लेकिन फिर राइटर कहते हैं कि ये सच्चाई से दूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर 21वां सेशन में इन्होंने फिर यही बात उसी हिंदू महासभा के स्टेज से इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों को अपने जो इतिहास के पिछले इतिहास में जो भेदभाव है, जो एक दूसरे को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको कॉमन करना चाहिए और एक हिंदुस्तानी बन करके एक हिंदुस्तानी कल्चर डेवलप करना चाहिए। इन्होंने 21st एनुअल सेशन में इन्होंने कहा। तो ये राइटर कहते हैं कि जब अगर इन्होंने 19th में कहा कि टू नेशन थ्योरी को अगर प्रमोट किया तो 21st एनुअल सेशन में इन्होंने फिर ऐसा कैसे कह दिए कि हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों के आपसी जो इतिहास जो इनके साथ जो एक दूसरे के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनको एक रूपता के साथ जो है इसको हल कर लेना चाहिए और एक हिंदुस्तानी कल्चर को प्रमोट करने की बात इन्होंने की। मल्टी डायमेंशनल इंसान थे, कई सारे खूबियाँ थी इसके अंदर। फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे, पोएट थे और हिस्टोरियन थे,
पॉलिटिकल लीडर थे, फिलोसफर थे, इस तरह का तो आदमी आज भी नहीं मिलता, इतना सारा क्वालिटी एक आदमी के अंदर हो। तो ये सब अच्छाइयाँ भी इंसान को देखना चाहिए। और फिर जो है रिलीजियस रिफॉर्म करने की बात करते थे, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने की बात करते थे, नेशन बिल्डिंग की बात करते थे, आधुनिक सोच रखते थे। तो ये सब चीज़ें जो है, अब क्या है कि भारत को सावरकर से क्या सीख लेना चाहिए, रिलीजियस रिफॉर्म। जो रूढ़िवादी जो सोच आज जो लोग बात करते हैं, उस जो देखिए, आप देखिए बहुत सारे लोग सावरकर को भी नहीं जानते हैं। वो सावरकर को अपना बनाने की दम भरते हैं, लेकिन अफसोस उनके पास ये भी नॉलेज नहीं होता है कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, अब अगर वो पढ़ते हैं इनके बारे में इतना डिटेल्स में जा करके, तो फिर उनको पता चलता। वो आधुनिकतावाद के जो है वो प्रचार करने वाले थे। आधुनिकता समझ रहे ना, मॉडर्निटी, यानी कि पिछले चीज़ों को उखाड़ उखाड़ करके सामने ला करके उस चीज़ को आगे प्रमोट करने के बजाय जो अच्छी चीज़ें जो समाज में जो आधुनिक समाज में जो पनप रही है, उसको ये जो है प्रमोट करने वालों में से थे। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते थे। सामाजिक जो ढांचों में जो भी रूढ़िवादी सोच है, जो पितृसत्तात्मक जो सोच है, रिलीजन में जो चीज़ें जो है गड़बड़ है, इसको रिफॉर्म की ये बात करते थे। देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोग को बढ़ाने की, सोसाइटी में जो है एक उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो पढ़ते नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको डिटेल्स में जानना चाहिए। तो एवोल्यूशन, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने की ये बात करते, तो भारत को नेशन बिल्डिंग के लिए ये सब चीज़ें जो है सावरकर से ज़रूर सीख लेना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आधुनिकतावाद को बढ़ावा देना, सामाजिक ढांचे में सुधार करना, रिलीजियस रिफॉर्म, समझ रहे, यानी कि जो है जो खराबियाँ हैं उसको देखना चाहिए। वैसे जो खराबियाँ हैं वो रिलीजियंस होता ही नहीं है। जो खराबियाँ हैं वो ज़रूर उसमें डाली गई है, किसी न किसी ज़माने में उसके अंदर इनपुट किया हो गया। खराबी जो है रिलीजियंस में नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर किसी इंसान ने जब कभी इंटरफेयर कर दिया गया हो, तो ये नहीं कर सकते। साइंटिफिक टेम्पर बढ़ानी चाहिए, और ये सब चीज़ें जो है न्यू इंडिया बिल्ड करने में जो है ये प्रमोट करनी चाहिए। ये सब थ्योरी को, ये सब चीज़ों को आगे लाना चाहिए। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरा दिन इसी के साथ। ये आज का ये आर्टिकल समाप्त हुआ।